इन्होंने कहा है इस सवाल में कि आप प्रोटॉन लिखें, न्यूट्रॉन लिखें और इलेक्ट्रॉन लिखें, नीचे जो आपको एटम दिए हैं या आइंस दिए हैं। और फिर इन्होंने मजीद ये कहा है कि एंड ऑल्सो राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि चौथी चीज इन्होंने ये भी कह दी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मालूम करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं। नेम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। ठीक है, एटॉमिक मास को हम ए कहते हैं जो बड़ा नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर को हम जेड कहते हैं जो छोटा नंबर होता है। ठीक है, अब हम जरा चेक करते हैं कि इन्होंने जो दो हमें एटम और आयन दिए हैं उनके हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, क्लास 9th के अंदर भी ये सवाल आता है। इन्होंने हमसे पूछा है एन ए, इसके आगे इन्होंने लिखा है +1। ठीक है, यहाँ इन्होंने कह दिया एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर मैंने 11 लिख दिया। मास नंबर 23 है, मास नंबर मैंने 23 लिख दिया। ठीक है, अब जो सबसे आसान चीज है वो तो न्यूट्रॉन मालूम करना आसान है। ए माइनस जेड, ए कितना है 23 माइनस जेड कितना है 11, तो न्यूट्रॉन आ गए आपके पास 12। ये तो कितना आसान है। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही असल में प्रोटॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर असल में प्रोटॉन को कहते हैं। तो जब एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं अगर एटम न्यूट्रल है। क्या मतलब न्यूट्रल है, सपोज करें अगर ये Na होता, इसके ऊपर कोई प्लस कोई माइनस नहीं होता, तो प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे Na न्यूट्रल नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक आइन है +1। अब +1 कब आता है, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि प्लस आइन तब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, और माइनस कब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास जब 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। हम इसको यूं लिख सकते हैं 11 - 1 = 10। आई बात समझ में। और आम जुबान में हम ये कहते हैं कि जो आपको चार्ज नजर आ रहा है आप उसका उलट कर दें बस इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर +1 नजर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में -1 कर दें, अगर +2 नजर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन में -2 कर दें, अगर -1 नजर आ रहा है तो उसका उलट +1 कर दें इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर +2 नजर आ रहा है तो आप उसका उलट -2 कर दें आप। सही है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं इससे हटकर ताकि आप उसको समझ लें। ये मैं आपको ब्लू कलर से दे रहा हूं। सपोज करें ऑक्सीजन के साथ -2 लगाया, 18 और 8। तो जो बड़ा नंबर होता है वो एटॉमिक मास है, 18 एटॉमिक मास हो गया। जो छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 8। न्यूट्रॉन क्या होगा, इन दोनों का आपस में माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आपके पास 10 निकलेगा। मैंने कहा था एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है, जब एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों सेम होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए, लेकिन -2 आ रहा है तो -2 का उलट कर दें +2, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 हो गए। आई बात समझ में। ठीक है, इसी तरीके से यहां इन्होंने हमें दूसरी एग्जांपल दी है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के ऊपर है -1 और एटॉमिक नंबर दिया है 9 और एटॉमिक मास दिया है 19। सबसे पहले न्यूट्रॉन तो मालूम करें, 19 - 9 = 10 न्यूट्रॉन हो गए। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, यानी कि इसका प्रोटॉन भी 9 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी इसका 9 होता अगर ये न्यूट्रल होता तो, लेकिन ये न्यूट्रल तो नहीं है, इसके ऊपर तो -1 है, तो -1 का उलट कर दें +1, तो इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम कैसे मालूम करते हैं। न्यूट्रॉन मालूम करने का साफ सिंपल सा फॉर्मूला है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें, न्यूट्रॉन मालूम हो गया। जो छोटा नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वही प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे अगर एटम न्यूट्रल है, लेकिन अगर एटम न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है, तो आप उसका उलट करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। -2 है, जैसे कि यहां देखें इस सिचुएशन में -2 लिखा था तो मैंने +2 कर दिया,
+1 लिखा था मैंने -1 कर दिया, -1 लिखा था मैंने +1 कर दिया, यानी कि उल्टा करना है आपने इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला हिस्सा तो हमने चार्ट बना के सॉल्व कर लिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बयान करें। अब मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग डालूंगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मेरे पास है Na+1। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन भरने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब आप यहां पर खुद ही लिख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें 10 हैं। कैसे लिखा आपने, 11 - 1 = 10, ये आप ऊपर लिख दिया था आपने। तो जब आपको पता है कि इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है, +1 आने के बाद इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, वैसे 11 थे, +1 आने के बाद आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और वो बनती है 1s2, 2s2 और 2p6। बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, खत्म बात, आपका सवाल क्लियर। फिर आप F यानी कि फ्लोरीन -1 की हेडिंग डालेंगे। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, चूंकि -1 था आपने एक प्लस कर दिया तो 10 हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम बनेगी सोडियम वाली, 1s2, 2s2 और 2p6। देखें आपका ये सवाल यहां पर पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप में से किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आती, तो फिर वो हमारे चैप्टर नंबर 3 के जो लेक्चर है क्वांटम नंबर, जिसके अंदर हमने 4 क्वांटम नंबर पूछे पढ़े थे हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हमने जो है वो दूसरा हमने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर इसके अलावा प्रिंसिपल हमने पढ़े थे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, फिर एफ बाउ प्रिंसिपल, फिर N+L रूल, फिर हुर्ट्ज रूल। ठीक है, तो आप वो वाले लेक्चर देखिएगा और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं SPDF में, कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उस लेक्चर को गौर से देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी मैं आपको जर्नली एक बता देता हूं कि देखें हमारे पास जो शेल होते हैं उसको हम N से जाहिर करते हैं, N इज दी शेल। ठीक है, अब अगर हमारे पास पहला शेल है तो वो पहला शेल का नाम होता है K, दूसरे का L, तीसरे का M, चौथे का N। इसे हम 1 2 3 4 कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि K शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है S, L हमारा दूसरा शेल है तो 2 ऑर्बिटल होते हैं S और P, M हमारा तीसरा शेल है तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं S, P और D, N हमारा चौथा शेल है तो इसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं S, P, D और F। ठीक है, ये जो K वाला जो शेल है हमारा, इस K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन S में चले जाते हैं। L के अंदर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, जिसमें से 2 S में जाते हैं और P में 6 जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि S की गुंजाइश सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। फिर M के पास हमारे जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। हम जैसे जान चुके हैं कि S की 2, P की 6 होती है, तो 6 और 2 8, तो D की 10 हो गई, ताकि 18 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर जाते हैं इस ऑर्बिटल में। तो इससे ये बात साबित हो गई कि S के अंदर आपने 2 से ज्यादा नहीं भरने, P के अंदर आपने 6 से ज्यादा नहीं भरने। अब देखते हैं N के अंदर जो है वो गुंजाइश होती है 32 इलेक्ट्रॉन की, तो S के अंदर आएंगे 2, P के अंदर आएंगे 6, D के अंदर आएंगे 10 और F के अंदर आएंगे 14। इसका मतलब ये हुआ कि S में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, P में 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, D में 10 से ज्यादा नहीं भर सकते, F में 14 से ज्यादा नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये आपको एक लिहाज से इनकी कैपेसिटी पता चल गई। अब इनको भरने का एक तरीका होता है जो हमें एफ बाउ ने बताया था, कि हम ये लिखते हैं कि फर्स्ट शेल है तो उसका एक ऑर्बिटल होगा 1s। यहाँ 1 से मुराद है नंबर ऑफ शेल यानी कि k, और s से मुराद है ऑर्बिटल यानी कि s। फिर जब मैं दूसरे शेल की बात करूंगा यानी कि सेकंड शेल की बात करूंगा, तो इसमें s भी आएगा जिसको हम 2s कहते हैं। अब 2s से आप पहचान लेंगे कि मैं सेकंड शेल के s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, चूंकि L के अंदर एक दूसरा शेल भी मौजूद है जिसको हम P कहते हैं, तो इसको हम 2p कहेंगे, ताकि देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला ये समझ जाए कि 2p से मुराद है कि सेकंड शेल का p ऑर्बिटल।
अब जब मैं तीसरे शेल की तरफ आता हूं तो तीसरे शेल में s भी है तो उसे हम कहेंगे तीसरे शेल का s ऑर्बिटल। तीसरे शेल में p भी है तो मैं इसे कहूंगा तीसरे शेल का p ऑर्बिटल। तीसरे शेल में d भी है तो मैं इसे कहूंगा तीसरे शेल का d ऑर्बिटल। अगर मैं चौथे शेल की तरफ जाता हूं तो 4s 4p 4d और 4f। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं पांचवें शेल की तरफ जाता हूं तो 5s 5p 5d एंड सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं छठे शेल की बात करता हूं तो 6s 6p एंड सो ऑन ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7s और फिर ये आगे बढ़ता जाएगा। ये एफ बाउ ने हमें एक चार्ट बनाया था तो उसी को हम फॉलो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर से क्रॉस करना शुरू करते हैं। पहली मैंने क्रॉस डाला यूं, दूसरा क्रॉस यूं गया, तीसरा क्रॉस देखें 2p और 3s को काटता हुआ गया, चौथा क्रॉस 3p और 4s को काटता हुआ गया, पांचवा क्रॉस 3d 4p 5s को काटता हुआ गया, छठा क्रॉस 4d 5p 6s को काटता हुआ गया और उसके बाद वाला क्रॉस 4f 5d 6s और 7s को काटता हुआ गया। अब हम लोगों ने जो तरतीब डालनी है वो यहां से तरतीब डालेंगे इस तरह। तो सबसे पहले बारी आएगी 1s, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप पहले शेल के s ऑर्बिटल में भरेंगे। उसके बाद बारी आएगी 2s की, फिर आप 2s में भरेंगे। उसके बाद बारी आएगी 2p की और 2p के बाद बारी आएगी यहां देखें 3s की। फिर 3s के बाद बारी आएगी 3p की और अब आप गौर से देखें 3p के बाद बारी आ रही है 4s की, 3d की नहीं आ रही। अब अगली लाइन पे जाएंगे तो अब बारी आएगी 3d की, फिर उसके बाद 4p की, फिर उसके बाद 5s की। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6s, फिर 7s। इस तरह ये तरतीब चलती है। तो इससे ये फायदा होता है कि जब आप देखें तो आप यहां पर देखें कि 3p के बाद 4s आ रहा है, फिर जाके 3d जा रहा है। 3p के बाद 3d नहीं आ रहा है ना भाई। यानी कि अकॉर्डिंग टू द रूल आप 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, 3d में बाद में भरेंगे। ठीक है, ये रूल है। ये मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं वरना लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल मौजूद है। तो अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 36। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, 2 से ज्यादा नहीं। फिर 1s के बाद मैं सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में जाऊंगा 2s2। उसके बाद मैं 2p की तरफ जाऊंगा, 2p में हम 6 भर सकते हैं। फिर मैं 3s की तरफ जाऊंगा, s में हम 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। फिर उसके बाद मैं इसको जरा मिटा दूं, फिर मैं उसके बाद 3p की तरफ जाऊंगा। हम जानते हैं कि 3p में हम 6 से ज्यादा नहीं भर सकते। 3p के बाद मैं 4s की तरफ जाऊंगा। हम जानते हैं कि 4s में हम 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। चूंकि मैंने ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन भर गए तो अभी मैं जरा रोकूंगा अपने आप को और काउंट करूंगा कि मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो आप देखें 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। मैं 20 इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं, यानी कि अभी भी मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं। टोटल 36 थे तो मैं 20 भर चुका हूं, 16 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं। अब 4s के बाद बारी आएगी 3d की, तो d के अंदर हम 10 से ज्यादा नहीं भरते, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब मेरे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं जो मैं भरना चाहूंगा। और अब मेरे पास 3d के बाद 4p की बारी आती है और 4p में मैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। यहां पर मेरे 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई, खत्म बात, इट्स ओके फाइन कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बाकी इसके अंदर कुछ इफ एंड बट हैं, वो आप लेक्चर के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट ये कहता है इस सवाल का, व्हाट्स रूल और प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने कहा है कि ये जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये गलत है, ये रॉन्ग है। आपने एक तो इसको करेक्ट करना है और दूसरा आपने बताना है कि किस उसूल के तहत ये गलत थी, आपने इसको कैसे सही किया। ठीक है,
चलें जी, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर है 5। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दी है 1s2 और 2s3। अब मुझे आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसके अंदर गलती क्या है। ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दी है, गलती क्या है बताइएगा जरा जी। एस में सिर्फ 2 आ सकते हैं। एस में 2 आ सकते हैं और इन्होंने एस में 3 डाला है। हम ये लिखेंगे इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ इसको करेक्ट करते हैं। 1s2 2s2 और 2p1, ये है इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा भाई, आमना का सवाल आया है कि क्वेश्चन के साथ चैप्टर नंबर भी लिखवा दें। चलें ठीक है, हम लिखवा देते हैं चैप्टर नंबर। पहले जरा इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी 1s2 2s3 और यहाँ नीचे हमने इसको करेक्ट कर दी 1s2 2s2 2p1। अब इन्होंने कहा है किस रूल या प्रिंसिपल के तहत जो है वो ये रॉन्ग है। आप देखें, पहला रूल हमारा जो है वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, जो हमें कहता था कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये रूल तो यहाँ पर वायलेट नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा रूल ये था कि एफ बाउ प्रिंसिपल ये था कि 2s के बाद आपने 2p की तरफ जाना है। इन्होंने 2s में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2p की तरफ नहीं गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये एफ बाउ प्रिंसिपल के तहत जो है वो ये रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी तरफ हम आते हैं, दूसरा है सोडियम का 11 है, सही है। इन्होंने कहा है सोडियम 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 1s2 2s2 2p7। बताएं क्या इसके अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये होना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है। 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इसकी करेक्ट फॉर्म है और ये जो करेक्ट फॉर्म है ये भी एफ बाउ प्रिंसिपल के तहत है कि भाई 2s2 के बाद 2p7 नहीं होता, 2p6 होता है, फिर वो 2p7 की तरफ चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल था हमारा एफ बाउ, वरना अगर हम रूल के तहत देखें तो हमारा जो रूल है वो रूल हमारा आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वाला रूल आता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो यहाँ पी के अंदर 6 की गुंजाइश होती है, इन्होंने 7 डाल दिया। वो आप लेक्चर में देख लीजिएगा, एजीम्यूथल भी कहते हैं। और उसमें एक हमारे पास रूल था, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो हमें शेल के बारे में बताता था। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें जो है वो ऑर्बिटल के बारे में बताता था कि, और एजीम्यूथल के बाद तीसरा था हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो हमें ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के तहत जो है वो ये उस रूल के तहत ये गलत है, और प्रिंसिपल हमारा एफ बाउ प्रिंसिपल के तहत गलत है ये, ठीक है। हमने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। वापस आते हैं सर, साथ साथ आमना के क्वेश्चंस की तरफ भी हम निगाह दौड़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी या परेशानी ना हो। मैं पहले इसको मिटा दूं। चलें जी, अब मैं इसको जरा रेड कलर से बताता रहता हूँ। भाई, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आपके चैप्टर नंबर 1 से आया है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 से आया है। और ये वाला जो सवाल है ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 से आया है। ये जो गिव द रीजन है ये आपका चैप्टर नंबर 2 से आया है। और ये जो सवाल है गैसियस मिक्सचर वाला, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से आया है। एक्सप्लेन द टर्म आइसोमॉर्फिज्म चैप्टर नंबर 2 से आया है।
4 टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल चैप्टर नंबर 2 से आया है। डिफाइन सिस्टम सराउंडिंग स्टेट, ये जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर 5 से आया है, और ये जो बी पार्ट है ये भी आपका चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल है जो कल किया था। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 5 से आया है। ये जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर 2 से आया है, क्रिस्टल सिस्टम वाले टॉपिक से। रेडियो एक्टिविटी आपका तीसरे चैप्टर से आया है, अल्फा बीटा गामा रेस। ये बोहर एटॉमिक थ्योरी की जो डेरिवेशन है ये भी आपके चैप्टर 3 से आई है। कैथोड रे चैप्टर 3 से आया है। विस्कोसिटी चैप्टर 2 से आया है। ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ये बोहर थ्योरी का चैप्टर 3 से आया है। ये जो बी पार्ट है ऑर्बिटल जंप करने वाला जो मैंने बताया था चैप्टर 3 से आया है, रिड्यूस में खत्म हो चुका है ये। नंबर ऑफ प्रोटॉन वाला ये भी आपका चैप्टर 3 से आया है। ये जो रूल्स वायलेशन जो अभी मैंने समझाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ये भी चैप्टर 3 से आया है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, ये भी आपका चैप्टर 3 से आया है। ठीक है, अब डिटेल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये आपका चैप्टर 2 से आया है। और ये जो बी पार्ट का जो आपका न्यूमेरिकल है ये भी चैप्टर 2 से आया है। ये न्यूमेरिकल मैं आपको जरा समझा देता हूँ। इस न्यूमेरिकल के तहत मैं इसको जरा मिटाऊं ताकि ये न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आए। इन्होंने ये कहा है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये होता है कि भाई गैस जो है उसका डिफ्यूजन रेट यानी कि फैलने का जो स्पीड है गैस की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, गैस जो है वो तेजी से फैलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा गैसेज हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गैस ज्यादा तेज फैल रही है, यानी कि डिफ्यूजन रेट कौन सी गैस का ज्यादा है कौन सी गैस का कम है। तो ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ने हमें यह बताया था कि देखें रेट, अगर आप दो गैसेस के दरमियान स्पीड चेक कर रहे हैं, रेसिंग लगा रहे हैं आप, तो R2 डिवाइडेड बाय R1, यानी कि R1 से मुराद होता है रेट ऑफ फर्स्ट गैस, R2 का मतलब होता है रेट ऑफ सेकंड गैस। ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के मास से, यानी कि M2 कह दिया मैंने, M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो M1 पहले आएगा डिवाइडेड बाय M2। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, अगर आप डेंसिटी से कैलकुलेट करेंगे तो M1 अपॉन M2 की जगह बन जाएगा D1 अपॉन D2। अब ये डिपेंड करता है आपके पास सवाल किस नौइयत का है। अगर मास दिया गया है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट M1 अपॉन M2। अगर डेंसिटी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय D1 अपॉन D2। ठीक है, अब जरा सवाल पूछते हैं। सवाल हमें ये कहा है इन्होंने, इफ अ गैस एक्स डिफ्यूज इन अ वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम दिया है इन्होंने 40 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, ये मैं कौन सी गैस की बात कर रहा हूं, एक्स गैस की बात कर रहा हूं जो इन्होंने हमें नाम नहीं बताया। वो 8 सेकंड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरी गैस दे दी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, डिफ्यूज इन सेम वॉल्यूम, यानी कि इस गैस का भी वॉल्यूम जो है वो 40 सेंटीमीटर क्यूब है, वो 32 सेकंड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। आपको मालूम क्या करना है, मोलर मास ऑफ एक्स गैस, आपको एक्स गैस का मोलर मास मालूम करना है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, वॉल्यूम दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब है वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम को तो आप काट दीजिए, वॉल्यूम की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने हमें स्पीड का रेट भी नहीं बताया, इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में हमें आर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने हमें दो चीजें कही हैं, एक मोलर मास और दूसरा टाइम। ये बात याद रखिएगा कि जब इन्होंने मोलर मास कह दिया तो हम जानते हैं कि M1 का मतलब हुआ पहली गैस, यानी कि X गैस हो जाएगी M1, और M2 हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने टाइम से रिलेशन दिया है, तो बेटा टाइम जो है वो आपका T1 अपॉन T2 चलेगा। अब जरा यहां पर एक बात आप गौर से सुनिएगा कि मैंने जब रेट का हिसाब कर रहा था तो मैं रेट कह रहा था R2 डिवाइडेड बाय R1, है ना भाई, मास से रेट का रिलेशन मैं उल्टा ले रहा हूं। मैं मास ले रहा हूं M1 तो रेट ले रहा हूं R2, मास ले रहा हूं नीचे M2 तो यहां नीचे ले रहा हूं R1। क्यों?
क्योंकि रेट का मास के साथ उल्टा रिलेशन है। जिस गैस का वजन ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, उल्टा रिलेशन है। जिस गैस का वजन हल्का होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उल्टा रिलेशन है। लेकिन टाइम के साथ रिलेशन ज्यादा बिल्कुल डायरेक्ट रहेगा। किस तरह? मिसाल के तौर पे जो गैस ज्यादा वजनी होगी तो वो टाइम भी ज्यादा लेगी ना फैलने में। मिसाल के तौर पे एक मोटा आदमी है, एक दुबला पतला आदमी है, तो दुबले पतले आदमी की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि उसका वजन कम था। देखें उल्टा हिसाब हो गया, स्पीड ज्यादा वजन कम। मोटे आदमी की स्पीड कम होगी क्योंकि वजन ज्यादा था। देखें उल्टा रिलेशन हो गया कि वजन ज्यादा था, स्पीड कम। इसलिए हम कहते हैं मास और रेट का रिलेशन उल्टा चलेगा। इधर m1 अपॉन m2 है तो उधर r2 अपॉन r1 है। लेकिन टाइम के साथ रिलेशन डायरेक्ट चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा। वो कैसे? जो मोटा आदमी है वो टाइम भी ज्यादा लेगा, वजन भी ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा, वजन कम तो टाइम कम। इसलिए हमने फॉर्मूला ये वाला लिया है। अब जब ये वाला फॉर्मूला लूंगा तो मैं वैल्यू डाल देता हूं। चाहिए भाई m1 यानी कि x जो है ये हमारी गैस 1 हो गया, तो टाइम भी इसका t1 होगा। t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन m2 कह रहा हूं m1 अपॉन m2। अब वैल्यू डालता हूं। t1 कितना था 8 सेकंड, t2 कितना था 32 सेकंड, अपॉन m1 का मास कितना है वो तो हमें मालूम करना है। m2 का मास कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का S का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। चूंकि दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी 32, 32 और 32 कितना हो गया 64। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा भाई? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं इसको सॉल्व करता हूं। 8 वन जा 8, 8 फोर जा 32। अब 1 को डिवाइड कर दो 4 से, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भाई? वन डिवाइडेड बाय 4 0.25। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ m1 का अंडर रूट लिया और नीचे 64 का अंडर रूट लें। 64 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आंसर आता है? 8। ठीक है। तो 0.25 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय 8। अब ये 8 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट m1 इज इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई करें 2.5 से 0.25 से, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। अब ये अंडर रूट को खत्म करने का मैथ्स हमें ये तरीका बताता है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड ले लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये अंडर रूट m1 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो m1 हो गया 4। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ x गैस इज इक्वल टू 4 ग्राम आंसर। ठीक है बेटा। अब हमारे पास लेस देन अ मिनट बाकी है। आप बताएं न्यूमेरिकल समझ में आया आपके पास? ये हमारा चैप्टर 2 से आया था। ये वेपर प्रेशर वाला ये भी आपका चैप्टर 2 से है। उसके बाद बोहर्स एटॉमिक थ्योरी चैप्टर 3 से है। ये वेव नंबर वाला चैप्टर 3 से है और ये वाला भी चैप्टर 3 से है। हैस लॉ चैप्टर 5 से है और ये जो न्यूमेरिकल है ये भी चैप्टर 5 से है। ये न्यूमेरिकल तो अभी हमने रिवीजन करने से पहले किया था, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। और ये जो है आपका सवाल ये आपका चैप्टर 2 से है, मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने वाला चैप्टर 2 से है। ठीक है। और ये जो हमारे पास आखिरी है ये हमारे पास स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका चैप्टर 5 से है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको कल बुध है कल करवाऊंगा ताकि ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों सर हम एक मिनट साइड पर के लिए स्क्रीनशॉट लेनी है।